ठीक है, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली हम जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी के जो है एग्जांपल्स ट्रांजैक्शन के अंदर हमने स्केड्यूल्स वगैरह देखे थे, तो हमने कहा कि जो है तो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, वरना तो फ़ायदा नहीं है सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ने का। तो ये ना थोड़ा सा आइडिया हो कि वो बेसिकली कर क्या रही होती हैं, तो मे बी जिनको कंसर्न होगी उनकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आते हैं एग्जांपल्स पे। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, जिनके हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, ताकि शायद जो भूल गए हो, जिनको आइडिया ना हो, उनको पता चल जाए। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, जैसे आपको पता है ट्रांजैक्शन जो हैं वो हम डिफरेंट सेकेंड जब कॉन्करेंटली चला रहे होते हैं ट्रांजैक्शन, तो तब हमारे पास फिर ये मसला होता है कि किस वे में आप उनके ऑपरेशंस को आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो कब कॉन्करेंटली अगर चीज़ें चल रही होंगी तो सेम डेटा पे ऑपरेट कर रही हैं एक दो बार, तो वो ट्रांजैक्शन जो है एक चलिए उसके कितने ऑपरेशन चले कॉन्करेंटली, दूसरी एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन के चले, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन के चले, तो अब स्केड्यूल जो है उसके अंदर ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, सी फिर वो ट्रांजैक्शन को हम देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से हमने उनको चलाना है ट्रांजैक्शंस को। कि एक तो भाई जब हम बात कर रहे थे सीरियल की, तो वो सीक्वेंस में जा रहे होंगे, वन बाय वन चल रहे होंगे, उसमें कोई भी मसला नहीं आने वाला। तो फिर हमने देखा नॉन सीरियल स्केड्यूल्स, जिसमें ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से चल रही हैं कि कॉन्करेंटली भी, साइमल्टेनियसली भी दो दो ट्रांजैक्शन या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन चल रही थी। तो अब उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि हमारे पास डेटा इनकन्सिस्टेंसी के इशू आएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। डेटा कंसिस्टेंट होना लाजमी है। तो हमने फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। नॉन सीरियल जो है वो कौन से होते हैं, फिर उनको हम कैसे वेरीफाई करें कि आया अगर रियल टाइम पे उन हम स्केड्यूल्स को जो आपने डिज़ाइन करे, सपोज तो वो अगर मैं सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या वो एप्लीकेबल होंगे और क्या वो डेटा इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं लाएंगे। ठीक है, तो अब देखें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं जब आप एटीएम पे जो है वो कर रहे होते हैं, उस टाइम पे लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। सेम किसी बैंक का आप एग्जांपल ले लें या कोई और सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, बड़े सिस्टम होते हैं, तो उसमें भी यही बात होती है कि थाउजेंड्स ऑफ जो है वो ट्रांजेक्शन होती हैं और एक एक ट्रांजेक्शन के अंदर पता नहीं कितने ऑपरेशन हो। ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब वहाँ पर देखें, जब हम कॉन्करेंटली ट्रांजेक्शन चल रही हों उनको हम जो है वो सीरियलाइज्ड नहीं कहते, उनको नॉन सीरियलाइज कहते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है स्केड्यूल जो भी एक से लेग किया आपने स्केड्यूल, उसके अंदर आपके जो है वो ट्रांजेक्शन पड़ी हुई है वो कॉन्करेंटली चल रही है। अब वहाँ पे इशू आ सकता है क्योंकि सेम डेटा पे भी ट्रांजैक्शन चल सकती हैं या उनके समा ऑपरेशन जो हों वो सेम डेटा पे काम कर रहे हो। तो फिर नॉन सीरियल को हम देखते हैं कन्वर्ट करके सीरियल के अंदर, कि आया जब हम उसको कन्वर्ट करके सीरियल में सक्सेसफुली ला रहे हैं, इट मीन्स के वो हमारे पास जो नॉन सीरियल स्केड्यूल होगा वो कभी भी डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसका इक्विवेलेंट ढूंढ लिया सीरियल में। ठीक है, तो अब ये आपको वेरीफाई करना है, आपने देखना है कि आपने जो स्केड्यूल रखा है, जिसके हिसाब से आपने जो है वो ट्रांजैक्शन चलानी है कॉन्करेंटली, तो उस टाइम पे आपने ये वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई ये ऐसे ही होगा कि आपने उसको नॉन सीरियलाइज्ड को सीरियलाइज करना होगा। ठीक है, जब इसके जो सीरियलाइज हो गया तो कहीं पे किसी ऑपरेशन ने किसी डेटा पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया, तो फिर आप जो है वो इंश्योर कर सकेंगी या कर सकेंगे कि भाई ये जो चीज़ है वो ये स्केड्यूल है कभी भी डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट देखे थे, रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल, कॉन्फ्लिक्ट, व्यू। अब यहाँ पर जो है मैंने कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से रिलेटेड एग्जांपल्स सिर्फ यहाँ पे रखें, तो उनको हम देख लेते हैं। वैसे आपको नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा मैंने पहले भी आपसे जो है लिंक शेयर किया था, अगर किसी ने देखा हो तो उसी से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स है हमारे पास। अ, फिर तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, नॉन सीरियल को सीरियल में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर वेरीफाई कर रहे थे कि
आइदर अगर यहाँ पर कोई भी डेटा पे इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कहीं ऐसे ऑपरेशन तो नहीं है जो कि हमारे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें उस स्केड्यूल के अंदर। अगर उनको लेट सपोज, अब देखें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ये कहती है कि नॉन सीरियल स्केड्यूल हो उसको आपने कन्वर्ट करना है सीरियल स्केड्यूल के अंदर, ठीक है। अब वो होगा कैसे? वो उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उनके ऑपरेशंस को स्वैप किया जाए, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे उसमें क्या है, स्वैप किन को करना है ऑपरेशंस को? वो वाले ऑपरेशंस जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो, वो जो कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें, सही है, उनको जो है हमने क्या करना है, स्वैप करना है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट के हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कौन से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स थी कि दो ऑपरेशंस जो हों वो सेम ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करती है। सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है, और दोनों के ऑपरेशन वहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। एक ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा शर्त ये है कि वो सेम डेटा पे ऑपरेट करते हो बोथ ऑपरेशन। एक तो वो बिलोंग दो अलग ट्रांजैक्शन से करें, मतलब स्केड्यूल एक ही होगा, उस स्केड्यूल के अंदर दो ट्रांजैक्शन है, सपोज मिनिमम दो ट्रांजैक्शन है, उसमें से एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन है, दूसरी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर भी ऑपरेशन है। अब बात यह है कि दोनों ऑपरेशन जो हैं वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। एक ये ट्री होगी कंडीशन सपोज। दूसरी कंडीशन ये है कि वो सेम डेटा पे, लेट सपोज डेटा एक एक ए डेटा है लेट सपोज, सही है, तो उस पे वो रीड करते हैं, तो दूसरी ट्रांजैक्शन का भी ऑपरेशन उसी सेम डेटा पे रीड कर रहा हो। दूसरा शर्त ये है। तीसरा ये है कि एट लीस्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशन इज अ राइट ऑपरेशन। अब लेट सपोज एक ऑपरेशन था रीड और दूसरी ट्रांजैक्शन में था राइट, तो ये कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना लाजमी है। अगर ये तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती हैं तो इट मीन्स के वो हमारा जो है जो ऑपरेशंस आते हैं उन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर वो वाली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होंगे, तो उनसे हमने अवॉइड करना है, ठीक है। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग को हमने स्वैप करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इसका आइडिया था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का। आगे चलते हैं हम। अब इसमें लेट सपोज हम देखते हैं, एग्जांपल है कि यहाँ पे देखें W1A जो है वो क्या है, ए डेटा पे राइट ऑपरेशन है। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन 1 से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अलग अगर इस तरीके से आप ना लिखते हैं तो फिर उसको रिटन में आपको बताना होता है कि किस ट्रांजैक्शन से ये ऑपरेशन बिलोंग करता है। तो W1 मीन्स वो ट्रांजैक्शन 1 से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखें ये राइट, अब एक तो दो ट्रांजैक्शन हो, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है और दो ऑपरेशन है जो कि एक रीड है एक राइट है, और ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 दोनों से वो जो है अलग अलग से बिलोंग कर रहे हैं। दो ट्रांजैक्शन है, सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ए है और ये भी है, तो ये सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी, कम से कम इन दोनों ऑपरेशन में से एक राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल एक राइट है। तो ये कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आपके ऑपरेशन हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिकली जस्ट आपको बताने के लिए मैंने बताया कि ये कौन से ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब देखिए सपोज यहाँ पे अगर राइट रीड है, ये राइट होता तो क्या होता, उसने कहा है एटलीस्ट एक ऑपरेशन जो है वो राइट होना चाहिए, दो हो चलेगा कोई इशू नहीं, वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस ये कहलाएंगे। ये वाले दो जो हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। अब देखें मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे उसकी हमें जरूरत पड़ेगी एग्जांपल्स के अंदर। आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है सबसे पहले कि भाई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि या नहीं है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो उसके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आपने लिस्ट करने हैं, मतलब देखना है कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन 1 में रीड था और ट्रांजैक्शन 2 में राइट था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहले भाई आपने ऑपरेशन आइडेंटिफाई कर लिए, हो गए, ठीक है। प्लीज माइक बंद कर दें,
उसके बाद जो है दूसरा स्टेप जो है स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्रेसिडेंस ग्राफ बाय ड्राइंग वन नोड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे आपकी हो रही है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ जो है उसमें आपकी डिफरेंट एजेस होती हैं, नोड्स होते हैं, और फिर उसको हम देखेंगे। अब ये जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आपने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या है, draw an edge for each conflict pair such that if xi, x क्या है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, i क्या है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक है, v क्या है, कोई डेटा है। अब ये कह रहा है कि आपको हर कॉन्फ्लिक्ट पेयर के लिए, अब वहां पे हमारी एग्जांपल में क्या था, ट्रांजैक्शन 1 में रीड था, ट्रांजैक्शन 2 में राइट था। दो अलग अलग जो है वो ट्रांजैक्शन थी, उनके जो है वहां पर जो दो ऑपरेशन थे वो सेम डेटा रीड कर रहे थे। तो ये कह रहा है सपोज हमारे पास वी डेटा है, दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर भी हमारे पास वो ऑपरेशन चल रहा है, वो भी वी डेटा है। ये एक्स ऑपरेशन है जो कि आई ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रहा है, ये वाई ऑपरेशन है जो दूसरी ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रहा है, जे के नाम से। आप 1 2 कह सकते हैं, आई फॉर 1 और जे फॉर 2। तो वहां पर क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक एज क्रिएट करनी पड़ेगी। एज तो समझते होंगे ग्राफ के अंदर, आई होप कि एक नोड से दूसरी तरफ जो है वो आप लाइन जिस तरीके से खींच रहे होते हैं डायरेक्शनल, तो वो बेसिकली एज कहलाती है। ग्राफ के अंदर एजेस वर्टेक्स, ये आई होप कि आपको पता होंगी चीजें। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन जो है किसी एक ट्रांजैक्शन में हो रहा है किसी सेम डेटा पे, और वो किसी दूसरी जो है वो नोड पे जा रही है, दूसरी ट्रांजैक्शन जो है उसको भी चला रही है, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, तो उसको उस हर कॉन्फ्लिक्ट पेयर को हम एजेस में शो करवाएंगे अपने ग्राफ में। अब इसका मतलब है दिस एंश्योर दैट T1 कहें या Ti गेट्स एग्जीक्यूटेड बिफोर Tj। तो ट्रांजैक्शन 1 की जो होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, मीन्स उसका ऑपरेशन, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और फिर उसका जो है ट्रांजैक्शन 2 जो है उसका ऑपरेशन चलेगा। अब चेक करना है स्टेप 4 में, चेक इफ देयर इज एनी साइकिल फॉर्म्ड इन द ग्राफ। अब क्या कहीं पे ये तो नहीं हो रहा कि किसी नोड से एक वापस आ रही हो एज, उसी की तरफ एक साइकिल ना बने, मतलब साइकिल कह दो, साइकिल बने ताकि वो वापस आ भी सके। तो इस तरीके से ये इंश्योर करना है कि वहां पे ये ऐसा है तो नहीं। अगर के साइकिल नहीं है तो वो कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, अगर के है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं कहलाता। अब उसको देखते हैं वो कैसे। अब ऐसे बातों में वो चीज़ नहीं समझ आती। सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है, अब देखें मैं अगर बात करूं, ये टेबल है। अब ये टेबल में हमने ऑर्गेनाइज करके इसको रखा है। आपको कोई इस तरीके से भी बता सकता है कि भाई ये है, तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये रीड ऑपरेशन है, ए डेटा पे जो है वो ऑपरेट हो रहा है, बिलोंग करता है ये ट्रांजेक्शन 1 से ऑपरेशन। ये R2 जो है रीड ऑपरेशन है, 2 ट्रांजेक्शन से बिलोंग करता है, और डेटा किसको रीड कर रहा है, ए को। ये आर जो है 1 से बिलोंग करता है, बी डेटा पे ऑपरेट कर रहा है, रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है, ट्रांजैक्शन 2 से बिलोंग कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ट्रांजैक्शन बी से, सॉरी 3 से बिलोंग कर रहा है, और बी डेटा पढ़ रहा है। ये ए डेटा रीड राइट करेगा, मगर बिलोंग किससे कर रहा है ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन 1 से। ऐसे ही ट्रांजैक्शन 2 से राइट ऑपरेशन जो कि बी डेटा पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन 1 है ये है। अब यहाँ पे जस्ट हम देख लेते हैं, वैसे आगे वो स्टेप बाय स्टेप की हुई चीज़ें, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई, अच्छा इसके लिए स्टेप्स ये हैं कि आपने क्या करना है। ये पिछले वाली पॉइंट अगर आप पढ़े हैं तो इसमें कह रहा है ड्रा एन एज फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट पेयर सच दैट इफ एक्स आई एंड वाई जे फॉर्म्स अ कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सबसे हम जो है ऊपर से शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शन 1 में सबसे पहले ऑपरेशन, जो पहले ऑपरेशन चलेगा उसको फिर किसी और ट्रांजैक्शन में, या सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ऑपरेशन चल रहा हो तो सीरियली हमें टॉप से देखेंगे। अब टॉप पे सबसे पहले कौन है, पहले ये ऑपरेशन चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये ऑपरेशन, फिर ये ऑपरेशन, और फिर ये, ठीक है। काइंडली जो है माइक काइंडली बंद कर दीजिएगा प्लीज।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या बात मैं कर रहा था कि भाई लेट सपोज हम टॉप से शुरू करते हैं, सही है, तो शुरू भी टॉप से करना है। अब एक मिनट में मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे टॉप पे जो है हमारे पास है रीड ऑपरेशन, ए डेटा पे रीड कर रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ तो क्लियर नहीं करा, देखते हैं, ये भी रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन टू, फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा था कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं, दो ट्रांजेक्शन से बिलोंग करते हो ऑपरेशन, सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहे हो, एटलीस्ट एक ऑपरेशन किसी एक ट्रांजेक्शन का राइट होना चाहिए। तो रीड दोनों के, यहाँ तो बात तय है कि इन दोनों में तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। अब सेम डेटा पे कोई राइट ऑपरेशन ढूंढो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, मगर ये जो है सेम डेटा पे है, मतलब सॉरी सेम डेटा पे है मगर ट्रांजेक्शन सेम से बिलोंग कर रहा है, मीन्स हमारी एक जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इट मीन्स ये कॉन्फ्लिक्टिंग जो है पेयर नहीं बन सकता, ये और ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं बन सकता। तो उसके लिए फिर क्या होगा, अब आगे चलते हैं दूसरे को, टू का इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले कि भाई आर ए रीड ऑपरेशन है, ए पे रीड कर रहा है, कहीं और डेटा तो नहीं है जिसपे ए पे रीड किया है राइट हो रहा हो, तो यहाँ पे देखें ये राइट हो रहा है। अब देखें दो सेम डेटा पे ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हो दोनों ऑपरेशन, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। तीसरी उसमें से एटलीस्ट एक ऑपरेशन जो है वो राइट होना चाहिए, तो ये राइट है और ये यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों का पेयर इसलिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों सेम ट्रांजेक्शन से बिलोंग करते हैं, ये अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब ये एक पेयर हमारा बन गया, ठीक है, जो कि T2 से T1 की तरफ एज बनेगी। T2 से हम क्या करेंगे, जितनी ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए हम नोड बनाएंगे, ठीक है, या वर्टेक्स आप कह सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, ये एज बनेगी, आर ए ऑपरेशन हो रहा है और वो T1 जो है उसको बाद में राइट कर रहा है, तो ये एक एज बनेगी। हम आगे वो ग्राफ में देख लेते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, ये आर ए किसी और के साथ तो नहीं हो रहा, आर ए कहीं और नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। अब आर बी पे आते हैं, ये रीड बी है, कहीं ऐसी बी डेटा नहीं है जिसपे राइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों के पेयर बन रहे हैं। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की बात समझ आई है, तो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, डेटा सेम है, एक रीड कर रहा है एक राइट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी T1 से T2 की तरफ इस दोनों एक इस पेयर के लिए एक और एज बनेगी, दूसरी एज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक दूसरा पेयर हमने ढूंढ लिया। इसी तरीके से आर बी किसी और के साथ क्रिएट कर रही है, भी आर बी रीड ही है, तो नहीं होगा। मजीद यहाँ पे चलें, क्या ये किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, रीड और राइट जो है बी है, सेम ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकते। आगे चलें, डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, राइट ए कर रहा है। अब ये राइट ए कर रहा है, तो हमने बाकी देखने कहीं और तो ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि किसी और ट्रांजेक्शन में ऑपरेशन हो जो कि ए पे ऑपरेट कर रहा हो, तो वो रीड कर रहा है यहाँ पे। तो ये T1 से ये एक पेयर बना जो T2 की तरफ जाएगा, एज बनेगी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हमने टोटल देखे 3 हमें मिले। उसके अलावा ये राइट बी कर रहा है, बी जो है वो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है राइट बी हो गया, और राइट बी जो है वो राइट सॉरी ट्रांजेक्शन बी से 3 से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा रीड भी हो रही है राइट हो रही है। तो अब हम आगे जो है लिस्ट में देख लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो ये देखें R2 से हमारे पास है T2 से T1 की तरफ R2 A और W1 A, मतलब ट्रांजेक्शन 2 से 1 की तरफ आप जाएं तो मसला आ रहा है, T2 की तरफ से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे पास मसला आ रहा है इन दोनों के दरमियान। अगर देखें इन दोनों के दरमियान, ऐसे ही R1 से B डेटा पढ़ो और ट्रांजेक्शन 2 की तरफ, R1 से हमारे पास ये है और ट्रांजेक्शन 2 की तरफ वो B डेटा पे राइट कर रहा है, ये दूसरा पेयर बन गया जो हमने पहले डिस्कस किया। ऐसे ही हमारे पास है तीसरा, ट्रांजेक्शन 3 का जो B डेटा है वो 2 के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शन T का जो है रीड है वो ट्रांजेक्शन 2 के साथ मसला कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, जो एक बार हो गया है, लेट सपोज अगर आर ए से है या ये है,
तो वहाँ पे उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके साथ है, मगर ये पहले से हमारा पेयर बन चुका था, तभी वो फोर नहीं, चौथा नहीं हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन एक एज बन गई है, एक पेयर बन गया है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो आप यूँ नहीं कर सकते कि ये भी इससे जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो दोनों का एक पेयर बन गया है, तो हमने दूसरा पेयर ढूंढना है, तो इसी तरीके से हमें 3 पेयर मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, जब आपके पास ये चीज आ गई है, आपको पता भी है, अब ट्रांजेक्शन 2 से ट्रांजेक्शन 1 की तरफ ये एज बनेगी, ट्रांजेक्शन 1 से T2 की तरफ बनेगी, या T3 से T2 की तरफ बनेगी, तो उस उसको अब ग्राफ में आप अच्छे से मैप कर सकते हो कि कैसे। ये देखें, ट्रांजेक्शन 2 से ट्रांजेक्शन 1 की तरफ गए, ट्रांजेक्शन 2 से ट्रांजेक्शन 1 की तरफ ये एक एज बनी, एरो बना, ठीक है। और ऐसे ही ट्रांजेक्शन 1 से T2 की तरफ, ट्रांजेक्शन 1 से T2 की तरफ, फिर हमारे पास है लास्ट पेयर क्या है, 3 से T2 की तरफ, 3 से T2 की तरफ। अब ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो है वो दिख रहा है, साइकिल किसको कहेंगे। अब देखें, T1 से T2 की तरफ गया, T2 से T1 की तरफ वापस आ गया, ठीक है। तो ये एक साइकिल बन गया। अब इस साइकिल में आप ये चीज देखें कि ये यहाँ पे मसला आ रहा है, ये अब नॉन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम ग्राफ बनाएं तो वहाँ पे साइकिल ना बने। अगर ये वाली या इसमें से कोई एक एज ना होती तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाता है स्केड्यूल, मगर यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि एक साइकिल बन गया। अब साइकिल बना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वही फ़र्क ये पड़ता है यहाँ पर कि अब कौन डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे नहीं, T1 ट्रांजेक्शन कहेगी कि मैं पहले चलूँ, तो या T2 कहेगी मैं पहले चलूँ, तो अब ये यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट है। और जो है किसको पहले चलना है, किसको बाद में चलना है, सेम डेटा पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाते हैं, ठीक है। तो जहां जहां साइकिल बनेगा वो आपका नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। और हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए यही कहते हैं कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग अगर ऑपरेशन हो तो उनको हम जो है नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो, सॉरी, और उनको हम आपस में स्वाइप कर लें और हम उसको सीरियल में कन्वर्ट कर लें, और वो कोई सीरियल में सक्सेसफुली हो गया, इट मीन्स की कंसिस्टेंसी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये वाले जो है वो इनकंसिस्टेंट डेटा को कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखें, अब मैंने उस तरीके से, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन का एक लाइन लिखी थी, उस तरीके से यहाँ पे नहीं, ऑपरेशंस की। अब यहाँ पे हमने ग्राफ जो है वो टेबल बनाया हुआ है, उसमें आपको सीधा सीधा पता चल सकता है कि सबसे पहले किसका ऑपरेशन चलेगा। ट्रांजैक्शन 2 का ऑपरेशन चलेगा, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर आपके T2 का, फिर आपकी T4 का। अब यहाँ पे हमने देखना है वेदर जो ये जो स्केड्यूल हमें मिला हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है नहीं, और दूसरा रिकवरेबल है कि नहीं है। तो रिकवरेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो है वो करने। अब मैं उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से ऑपरेशंस जो है वो लिस्ट डाउन करते हैं हम देख के। तो एक दो में करके फिर बाकी लिस्ट जो है आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जैसे आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स हमारे पास जो है ऑपरेशन ये हो रहा है सबसे टॉप पे ना। अब ये ट्रांजेक्शन 2 से बिलोंग कर रहा है, रीड ऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्टिंग हमने लिस्ट करने। अब कौन सा है, एक्स पे डेटा रीड हो रहा है और सेम डेटा कहीं राइट तो नहीं हो रहा दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर, भाई यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे T2 से T3 की तरफ जो है वो ये एक पेयर बन रहा है जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें R2 मीन्स ट्रांजेक्शन 2 का X पे रीड हो रहा है, और WX जो है 3 से बिलोंग कर रहा है, और ये एज इस तरीके से बनेगी T2 से T3 की तरफ। ये अब हो गया। अब देखें यहाँ पे ऐसे नहीं कि अब यहाँ से ये पेयर बनना है तो आप करें T3 to T2, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करता है, और यहाँ पर देखें इस तरीके से ऑपरेशन आ गया। अब इसी तरीके से इस एक्स को सेम डेटा, अब ये जो है यार किसी और के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। अब देखें आर एक्स इसके साथ भी कर रहा है सेम, यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, ये रीड कर रहा है। तो अगेन एक और R2 जो है वो W1 से, W1 मीन्स ये वाला 1 जो है ट्रांजेक्शन 1 R2 उसके साथ। इसी तरीके से बाकी लिस्ट जो है ये आपके सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बन गए, ठीक है। अब जब इनको आप जो है मैप के अंदर उसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, अब उसमें
इस तरीके से कुछ यूं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें T1 से मैं T4 की तरफ जा सकता हूँ। T4 से कि मैं T1 की तरफ डायरेक्ट आ रहा हूँ, उसी नोड से नहीं आ सकता। T3 से हम जा रहे हैं T1 की तरफ, और T1 से डायरेक्ट हम T3 की तरफ, तो कोई कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो इसको हम कहेंगे, ये वाला जो स्केड्यूल है जिसका हमने अभी ग्राफ बनाया है, इसके अंदर हमें कहीं भी साइकिल नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है, अब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और उसको हम जो है वो सीरियल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आराम से, और वो डेटा इनकन्सिस्टेंट जो है वो नहीं, कभी भी नहीं लगेगा। खैर, हम आगे चलते हैं। चेकिंग वेदर एस इज अ रिकवरेबल आर नॉट, उसमें रिकवर की भी बात करी थी। तो कहता है जो भी आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है वो हमेशा रिकवरेबल जरूर होगा। और रिकवरेबल स्केड्यूल का आपको पता है, क्योंकि हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, अच्छा खासा वो क्लासिफिकेशन थी स्केड्यूल्स की, जिसमें अलग अलग उसमें थे नॉन रिकवरेबल वगैरह वगैरह, व्यू। तो व्यू को हम आगे देखते हैं, उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम 3 पे आते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम 3 में अब आपको जो है समझ आ गई होगी बात कि किस तरीके से हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन, किस ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन सबसे पहले चल रहा है, ट्रांजेक्शन 4 का। ये ऑपरेशन चला, फिर ये चला, फिर ये टॉप से ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे। तो इसको हम चेक करें, ये ए डेटा पे रीड कर रहा है, किसी और ट्रांजेक्शन में ए डेटा पे कहीं पे राइट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। राइट रीड से फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों सेम है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट का फर्क पड़ता है एटलीस्ट एक। अगर दोनों में राइट हो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर कंडीशन तीनों ट्रू है, किसी एक ने सेटिस्फाई नहीं किया, बात खत्म, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। तो ये देखें, ये इसके साथ कर रहा है, तो ये एक TR4A विथ W2A से बनेगा एक, जो आप देखें यहाँ पर R4W2, इस तरीके से बाकी बाकी ट्रांजेक्शन, इस तरीके से आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन लिस्ट कर लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, बजाय इसको लिस्ट करें डायरेक्ट आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये बना ग्राफ, और इसमें भी आप देखें कि T1 से T3 की तरफ जा रहे हैं और T3 से T1 की तरफ नहीं आ रहे, तो यहाँ पर कहीं पे और जगह भी हमारे पास साइकिल नहीं बनना, तो ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बना। अब प्रॉब्लम 4 पे हम देख लेते हैं। सिंपल, हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और फिर इस तरीके से ये है, फिर ये है इनके ऑपरेशन। क्या ए डेटा पे ट्रांजेक्शन 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है, वो ए डेटा पे कहीं राइट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो T1 का जो है ये ऑपरेशन इसके साथ एक पेयर बनाएगा, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। इसी तरीके से आपकी वो भी इसकी लिस्ट बन के आ जाएगी। तो कुछ यूं लिस्ट बनेगी, अगर आप इसको कंपेयर करते हुए बनाते जाएं तो ये आपके कुछ ये ऑपरेशंस बन जाएंगे पेयर्स। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। तो देखें, इस तरीके से आपको स्केड्यूल मिला हो और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो आइदर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देखनी पड़ती है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के लिए, कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन से होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल यही कहता है कि आप जो है नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो जिनको आपस में स्वैप करें और वो सीरियलाइज हो जाए, तो इट मीन्स वो डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं लाएगा, वो कंसिस्टेंसी रहेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहता है। जो सीरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सही है, उसको वेरीफाई करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। फिर आप उसमें देखते हैं सबसे पहले के आइदर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन तो नहीं है, अगर हैं तो उनके आप पेयर्स बना लो। पेयर्स आपने बना लिया, फिर उसको आपने यहाँ पे रख दिया, फिर वो आपने एक ग्राफ के अंदर देखें, आसानी के लिए, समझने के लिए, उसको फिर करने के लिए, ताकि आप वेरीफाई कर सको कि वो कॉन्फ्लिक्ट से एलिजिबल है कि नहीं। तो जहाँ यहाँ तक हम पहुंचे, हमने पेयर्स बना लिए, ग्राफ बना लिया, ग्राफ में ढूंढेंगे कहीं साइकिल तो नहीं है। अगर कहीं साइकिल आ गया तो वो मीन्स नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा है। हम इसमें आते हैं, ये देखें ड्रा ग्राफ, और T1 से T2 की तरफ और T2 से T1 की तरफ जा रहा है। सही, हमारे पास है ही ट्रांजेक्शन दो। तो अगर ये यहाँ पे इनको आप T1 से T2 की तरफ, T2 से T1 की तरफ, बस ये यहीं पे ही घूम रहा है। सही है, साइकिल बन गया, बाकी तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो ये उसी पे ही मैप हो रही होंगे, तो बाकियों को देखने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो T1 से T2 की तरफ, T2 से, और कोई यहाँ पे की और भी होगी जो T1 से T2 की तरफ जा रही है, T1 से T2, तो दो तो तीन बार एजेस बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने बना ली
तो यहाँ पे साइकिल बन गया। तो हैंस प्रूव कि भाई ये भी जो हमारे पास है नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ के अंदर क्या दे रहा है, साइकिल दे रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई हुई कि भाई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का क्या पर्पस है और क्यों यूज करते हैं। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो ये पहले भी आपने इस तरीके से ये तस्वीर देखी होगी, मैंने लास्ट उस लेक्चर में भी कवर करी थी। तो उसमें ये देखें जो कंसिस्टेंट होते हैं स्केड्यूल्स, जो कंसिस्टेंसी ला रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो इनकंसिस्टेंसी ला रहे होते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो इनकंसिस्टेंट हो गए। व्यू स्केड्यूल जो है वो आगे हम वो भी देख रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल है वो व्यू स्केड्यूल होता है। ठीक है, अगर लेट सपोज वहां पर सपोज वो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल नहीं है, देखें ये बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल हम जो है वो व्यू स्केड्यूल भी हो सकते हैं, मगर सपोज वो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम श्योर नहीं कर सकते कि वो वाला स्केड्यूल जो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल नहीं है तो वो क्या कंसिस्टेंसी ला सकता है या नहीं ला सकता। तो ये अब इस बात पे हम डाउट में हैं कि वो कंसिस्टेंसी ला भी सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल सॉरी स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल नहीं है। वो फिर देखें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो कंसिस्टेंसी लाएगा जब उसको चलाएंगे, या तो इनकंसिस्टेंसी लाएगा। अब वो कैसे श्योर करनी है, उसके लिए फिर हमारे पास व्यू स्केड्यूल आता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल है तो वो व्यू स्केड्यूल होता है, मगर वो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल नहीं है तो वहां पे कुछ हम चीजें जो है वो देख रहे होते हैं कि भाई व्यू स्केड्यूल अगर तब होगा। व्यू स्केड्यूल के लिए कंडीशन है कि आप कम से कम एक ब्लाइंड राइट हो। तो उसको हम आगे देखते हैं कि बेसिकली है क्या, शायद यहाँ पे आपको समझ नहीं आए तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन को उस चीज को देख लेते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर कोई भी स्केड्यूल आपके पास हो उसको देखना हो आइदर वो व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए ये चीज देखना जरूरी है कि वो व्यू इक्विवेलेंट टू सम सीरियल स्केड्यूल है कि नहीं है। अब कैसे, हमने याद हो अगर आपको, सबसे पहले हमने जब ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे उसमें एक सीरियल ट्रांजैक्शन को पढ़ा था, फिर नॉन सीरियल को। फिर मैंने दिखाया था कि एक ऐसी नॉन सीरियल जो स्केड्यूल था जो सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट था, मींस उसको कन्वर्ट किया गया था नॉन स्केड्यूल को सीरियल के अंदर। तो ये कहता है कि आपके पास देखें दो किस्म के, एक सीरियली स्केड्यूल चलते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं तो वो सीरियल स्केड्यूल कहलाते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन वन बाय वन चले होते हैं, एक चली फिर दूसरी एग्जीक्यूट तीसरी एग्जीक्यूट। नॉन स्केड्यूल के अंदर वो जो है एक साथ जो है वो चल रही होती है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो वो वाली कहलाते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई लेट्स सॉरी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं बल्कि वो तो वेरीफाई करेंगे हम, नॉन सीरियल स्केड्यूल और सीरियल स्केड्यूल दो अलग अलग स्केड्यूल हमारे पास। ठीक है, अब वहां पे हमने देखना है कि हमारे पास जो नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो क्या व्यू इक्विवेलेंट है विद सीरियल स्केड्यूल। हमारे पास कोई ना कोई सीरियल स्केड्यूल होगा। जैसे हमने वो दो को हम अगर कंपेयर करें, वो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल दिया, अगर आप उसको देखिएगा तो हमने इक्विवेलेंट मैंने उसमें दिखाया था कि ये उस स्केड्यूल का नाम था जिसमें बताया गया था कि ये इसके इक्विवेलेंट। अब उसको आपने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक नॉन सीरियल स्केड्यूल है और दूसरा हमारे पास है सीरियल स्केड्यूल। दोनों के दरमियान व्यू इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है। अगर के वो व्यू इक्विवेलेंट होगा तो इट मींस के वो व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है। अब ये व्यू इक्विवेलेंट क्या बोला है वो हमको उसको आगे देखते हैं कि व्यू इक्विवेलेंट बेसिकली है क्या, उसमें क्या देख रहे थे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है अभी के लिए कि एक नॉन सीरियल स्केड्यूल है, दूसरा सीरियल स्केड्यूल है। आपने नॉन सीरियल स्केड्यूल को का व्यू इक्विवेलेंट देखना है विथ सीरियल स्केड्यूल। अगर के है, अब उसकी कंडीशन देखते हैं कि क्या है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल होगा। कौन सा, नॉन सीरियल स्केड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, अगर नॉन सीरियल स्केड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है विथ सीरियल स्केड्यूल तो फिर वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अगर नॉन सीरियल स्केड्यूल व्यू इक्विवेलेंट नहीं है विथ सीरियल स्केड्यूल तो वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर बात ये है कि आप जो है व्यू इक्विवेलेंट देखेंगे, भाई ये है क्या। तो इसको हम देखते हैं।
व्यू इक्विवेलेंट स्केड्यूल। सपोज हम करते हैं हमारे पास दो स्केड्यूल है, सही है, ईच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। हम सपोज करते हैं दो स्केड्यूल हैं, दोनों स्केड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन है, सही है। स्केड्यूल S1 और स्केड्यूल S2 जो है वो दोनों व्यू इक्विवेलेंट होंगे अगर के वो ये हमारे पास कंडीशन 3 है वो सेटिस्फाई करेंगे। अब कौन सी ये कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन के जो भी स्केड्यूल है, ठीक है, अब ये कहता है इसको पढ़ लेते हैं। फॉर ईच डेटा आइटम, अगर सपोज हमारे पास है ABC डेटा है ना, यहाँ पे सपोज करते हैं एक X डेटा है। इफ द ट्रांजेक्शन TI, सपोज TI हमारे पास T1 है, अगर हर डेटा आइटम X, इफ ट्रांजेक्शन जो है लेट सपोज 1 है, वो रीड करता है किसको? X को, डेटा को, फ्रॉम द डेटाबेस इनिशियली इन स्केड्यूल 1। सपोज हमारे पास स्केड्यूल 1 है और वो X डेटा सबसे पहले रीड करता है, ठीक है। हमारे पास डेटा है X और उसको देखिए सारी डेटाओं को देखना है। सपोज वहाँ पे X भी है, Y भी है, Z भी है। अब सबसे पहले हम X को देख रहे हैं, फिर Y के अगेंस्ट भी देखेंगे, Z के अगेंस्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं X को। क्या ट्रांजेक्शन जो है आपकी 1 है वो X को रीड कर रही है? सबसे पहले कहाँ पर रीड कर रही है? ये ट्रांजेक्शन 1। और फिर जो है टी आई रीड्स X फ्रॉम द डेटाबेस इनिशियली इन द स्केड्यूल S1। स्केड्यूल 1 के अंदर सबसे देखें, स्केड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन है, स्केड्यूल 2 के अंदर भी दो ट्रांजेक्शन है। स्केड्यूल 1 के अंदर जो X डेटा है उसको कौन सी वाली ट्रांजैक्शन सबसे पहले रीड कर रही है, तो ये आपने वहां पे आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने इसके जो 2 की तरफ देखना है कि वहां पर कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो जो है सेम डेटा को सबसे पहले रीड कर रही है। कंडीशन 1 ये कहती है स्केड्यूल 1 के अंदर X डेटा सपोज है और उसको कोई ट्रांजैक्शन रीड कर रही है। सपोज T1 T2 हमारे पास ट्रांजैक्शन है, स्केड्यूल 2 के भी T1 T2 है। अब X डेटा जो है वो T1 सबसे पहले रीड कर रहा है इन स्केड्यूल 1। तो आपका जो स्केड्यूल 2 होगा उसके लिए ये कंडीशन है कि वो भी उसकी जो स्केड्यूल 2 की पहली ट्रांजैक्शन 1 जो है वो सबसे पहले क्या रीड करेगी? X को रीड करेगी। अब उसका आप रूल ऑफ थंब अगर कहें तो इनिशियल रीडर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल दी डेटा आइटम। सपोज X डेटा है, A डेटा है, A को रीड करना है, स्केड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन 2 रीड कर रही है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो स्केड्यूल 2 के अंदर भी ट्रांजैक्शन 2 ही रीड कर रही हो सबसे पहले X को। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन उसमें जो है कोई और वन लेट सपोज रीड कर रही है, तो फिर ये मसला आ जाएगा, सही है। तो सबसे पहले व्यू स्केड्यूल सीरियलाइजेबिलिटी को देखने के लिए कंडीशन 1 ये है कि जो लेट्स सपोज हमारे दो डेटा हैं X और Y, X को जो स्केड्यूल 1 के अंदर X को जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले रीड करी होगी, और इसी तरीके से स्केड्यूल 2 के अंदर भी वही ट्रांजैक्शन का नंबर सेम होना चाहिए, वो रीड कर रही हो सेम डेटा को सबसे पहले। ऐसा नहीं कि वो किसी और को रीड कर रही हो। इसी तरीके से वाई डेटा को देखते हैं। अगर ट्रांजैक्शन 1 स्केड्यूल 1 के अंदर रीड कर रही है या ट्रांजैक्शन 2 सपोज रीड कर रही है वाई डेटा को सबसे पहले स्केड्यूल के अंदर, तो स्केड्यूल 2 के अंदर भी ट्रांजैक्शन 2 ही रीड करेगी वाई को सबसे पहले, ना कि किसी और को, ठीक है। तो ये होना लाजमी है, दोनों पे वो चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जिन के दरमियान आप व्यू इक्विवेलेंट देखना चाह रहे हैं, दो स्केड्यूल उठाए, उनको देखना है आइदर वो व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर व्यू इक्विवेलेंट के लिए उसने कहा 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये मैंने बता दी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि write if transaction Tj reads a data item that has been updated by the transaction 1 I suppose, सही है। अगर T2 जो है वो रीड करती है डेटा जो कि अपडेट हो गई है T1 से स्केड्यूल 1 के अंदर, तो यही कहानी स्केड्यूल 2 के अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर भी ट्रांजैक्शन 2 को रीड करना है जब ट्रांजैक्शन 1 उसको राइट कर दे, अपडेट कर दे, सही है। जो ऑर्डर हो रहा है कि स्केड्यूल 1 के अंदर जो ऑपरेशन राइट और रीड का हो रहा है, तो राइट हुआ, उसके बाद जिस ट्रांजैक्शन ने रीड किया
उसी सेम टाइप की सीक्वेंस आपके स्केड्यूल 2 में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मीन्स वो व्यू इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ आई होगी कि लेट सपोज ट्रांजैक्शन आपके पास है, दो ट्रांजैक्शन 1 और 2। अब आपकी कंडीशन क्या कहती है कि स्केड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन 1 अपडेट करेगी तो ट्रांजैक्शन 2 रीड करेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से वो पर्टिकुलर डेटा इसी तरीके से इसके जो 2 के अंदर भी यही देखना है कि अगर T1 उसको अपडेट कर रही है तो ही ट्रांजैक्शन 2 उसको रीड करेगी। अदरवाइज ऑर्डर और ये जो है वो सीक्वेंस मैटर करती है, तो ये सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है कि फॉर ईच डेटा आइटम एक्स, हर डेटा आइटम, सपोज हमारे पास डेटा आइटम दो हैं एक्स और वाई, इफ एक्स हैज बीन अपडेटेड एट लास्ट, सबसे आखिर में देखें हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर वो डेटा दो तीन बार भी अपडेट हो सकता है ना, राइट हो सकता है, मगर जब कहाँ पर सबसे लास्ट में हो रहा है उस स्केड्यूल में देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर वो ऑपरेशन उस डेटा पे राइट वाला ऑपरेशन सबसे लास्ट में हुआ है उस स्केड्यूल के अगेंस्ट। तो उसके स्केड्यूल के अंदर आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन सपोज आए है जिसके अंदर जो है स्केड्यूल 1 के अंदर जिसने एक्स की डेटा को लास्ट में जाके अपडेट किया है और किसी बाद में कोई भी अपडेट कोई भी ट्रांजैक्शन उस स्केड्यूल के अगेंस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो उसमें फिर आप देखेंगे देन इन स्केड्यूल 2 भी वही चीज होनी चाहिए कि x मस्ट बी अपडेटेड एट लास्ट बाय ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर, सपोज स्केड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन 2 के अंदर एक x डेटा पे लास्ट ऑपरेशन हुआ, राइट, सही है। अब देखिए उसके बाद रीड और भी हो सकते हैं मगर सबसे उस डेटा पे लास्ट वाला राइट ऑपरेशन अपडेट करने वाला ऑपरेशन कौन सा है, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन 2 के अंदर स्केड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन 2 है उसके अंदर एक राइट ऑपरेशन सबसे लास्ट हुआ है एक्स डेटा पे। तो हमने स्केड्यूल 2 के अंदर भी यही चीज इंश्योर करनी है कि वो उसी डेटा पे जो लास्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है स्केड्यूल 2 के अंदर वो T2 ही के अंदर हो रहा है या T1 के अंदर हो रहा है। अगर T2 के अंदर हो रहा है तो मीन्स उसने वो कंडीशन जो है वो होल्ड कर ली। अब क्या है, फाइनल राइटर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल दी डेटा आइटम्स इन ऑल स्केड्यूल्स। अब दो स्केड्यूल को आप देख रहे हो तो दोनों स्केड्यूल के अंदर जो फाइनल राइटर होगा ना उस डेटा का, एक्स पे कर रहा है वाई पे कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन कर रही होगी वही ट्रांजेक्शन स्केड्यूल 2 के अंदर भी वही उसी को लास्ट में अपडेट करेगी, ऐसा नहीं कि कोई और कर रही हो यहाँ के, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये हमने चेक नहीं करना है वेदर स्केड्यूल सीरियलाइजेबल और नॉट, व्यू सीरियलाइजेबल ये वो, तो उसके लिए हमारे पास ये देखना है ये मेथड्स हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है, जो कि हम देख आ चुके हैं कि वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपको पता है। दूसरा है कि वहां पर कोई ब्लाइंड ऑपरेशन तो नहीं है। ब्लाइंड ऑपरेशन को ना ब्लाइंड राइट, ब्लाइंड राइट उसको कहते हैं कि विदाउट रीडिंग डेटा वो बस जो है वो अपडेट कर दे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये कहलाता है ब्लाइंड राइट ऑपरेशन। अगर वो तो नहीं है मेथड, ये दूसरा तरीका है आपको सीरियलाइजेबल देखने का, ठीक है। तीसरा है ट्राई टू फाइंड अ व्यू इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल। अब ये तीनों हम जो है अगर के हम कहते हैं ना अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है इट मीन्स वो व्यू सीरियलाइजेबल होता है, और ये बात है कि वो होता है। और दूसरा ये है कि अगर वो ब्लाइंड राइट ऑपरेशन है तो वो आपका जो है सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तीसरा हमारे पास तरीका है कि व्यू इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, ठीक है। तो देख लेते हैं इन कंडीशंस को कि वो किस तरीके से जो हमने तीन कंडीशन पहले देखी हैं उनको इन तीनों मेथड के थ्रू देख करके देखते हैं, सही है। अगर मेथड 1 से भी हो रहा है तो 2 से भी हो सकेगा, 3 से भी हो सकेगा। तो उनको हम देख लेते हैं कि कहीं पे अगर ये चीज है तो नहीं, तो मीन्स अगर कोई एक कर रहा है तो इट मीन्स कि वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू serializable व्यू में लिखना भूल गया तो ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं मेथड 1 की तरफ। मेथड 1 मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी इसको पढ़ लेते। whether the given schedule is conflict serializable or not, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, if the given schedule is conflict serializable then it is surely view serializable। ये तो पता है, अगर वो conflict serializable है तो ये हम surely कह सकते हैं कि वो view serializable है। stop and report your answer। if the given schedule is not conflict serializable then it may or may not be a view serializable।
अब यहाँ पे डाउट आ गया, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ये भी श्योर नहीं कर सकते कि वो नॉन सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबल है, ये भी नहीं कर सकता कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है। अब यहाँ हमें नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आपने उसको फाइंड करना है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल। सिंपल हम समरी बात करें इस मेथड की, समरी कहती है ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स और व्यू सीरियलाइजेबल, बिल्कुल ये सही है। अगर ऑल व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल में आर मे नॉट बी द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, हो सकते हैं कि व्यू सीरियलाइजेबल स्केड्यूल जो है वो मे आर मे नॉट बी ए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, जरूरी नहीं कि व्यू serializable है वो कॉन्फ्लिक्ट हो। हमने बात करी थी कि कॉन्फ्लिक्ट व्यू serializable होता है, मगर जो व्यू serializable है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट serializable हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, मेथड 2 है ब्लाइंड राइट को देखना, कि ब्लाइंड राइट वो होता है जो विदाउट रीडिंग डेटा वो राइट कर ले। ठीक है, सब अब यहाँ पे क्या है, इफ देयर does not exist any blind right then the schedule is surely not view serializable। कहीं पे ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें ऑपरेशन हो रहा हो राइट और उसने पहले कभी रीड किया ही ना उस ट्रांजैक्शन में, उस स्केड्यूल के अंदर, तो वो नॉट व्यू serializable होगा। इफ देयर एग्जिस्ट एनी ब्लाइंड राइट देन द स्केड्यूल मे और मे नॉट बी व्यू serializable। अगर आपको ब्लाइंड, जैसे मैंने कहा था ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर है तो व्यू सीरियलाइजेबल है, मगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो सीरियलाइजेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको आपको किसी और तरीके से ढूंढना होगा। अब दूसरा मेथड कहता है कि ब्लाइंड राइट ढूंढो। अगर नहीं है इट मीन्स वो क्या है, वो पक्का है, वो तय है कि वो सीरियलाइजेबल कभी भी नहीं होगा, वो व्यू सीरियलाइजेबल कभी भी नहीं होगा अगर आपको ब्लाइंड राइट कहीं पे जो है नहीं मिलता। मगर अगर मिल गया आपको तो उसके बावजूद आपको इतना कंफर्म है कि ये नॉ अब 50-50 है, पता नहीं है कि नॉन serializable भी हो सकता है व्यू serializable होता है, मगर डाउट में है, उसको कंफर्म करने के लिए आपको जो है तरीका जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, मेथड नंबर 3। तो इफ देयर exists any blind right then schedule may or may not be, शक में है बात कि वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मगर जहाँ ब्लाइंड राइट नहीं है वो तो बात तय है कि वो तो फिर है ही नहीं ना, यहाँ पे फिर भी हम डाउट की बात कर रहे हैं। नो ब्लाइंड राइट मीन्स नॉट अ व्यू serializable schedule। तो हमने वो चीज देखनी है, इस चीज को समरी को अगर देख लें, मेथड 3 में हम क्या करते हैं, ट्राई फाइंड अ व्यू इक्विवेलेंट, जो हम पहले बात कर चुके हैं। व्यू इक्विवेलेंट से क्या मुराद है, जो मैंने कहा कि उसके लिए तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बाय यूजिंग द अबव 3 कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस करी, ड्रा ग्राफ यूजिंग दोज डिपेंडेंसीज, जो डिपेंडेंसीज हो रही थी, एजेस बन रही थी, उसको हमने ड्रा करना है। इफ देयर एग्जिस्ट नो साइकिल इन द ग्राफ देन द स्केड्यूल व्यू serializable, अदरवाइज वो नहीं है। अगर उसमें आपको कोई साइकिल नहीं दिखता तो वो क्या होगा, व्यू serializable जो है होगा। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो व्यू serializable कॉन्फ्लिक्ट serializable होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट serializable व्यू serializable होते हैं, व्यू serializable जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बातें हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स को। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ है, व्यू serializable है कि नहीं है। अच्छा, इस व्यू serializable को कहते हैं कि ये जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि प्रॉब्लम जो है वो अगर आपने एनपी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा हो तो शायद आपको पता होगा, डिटर्मिनिस्टिक होते हैं जो पॉलिनोमियल टाइम में जो है वो प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम सॉल्व हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर नहीं हो सकते उसको नॉन पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एनपी प्रॉब्लम्स उनको कहते हैं। अगर एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने जरूर ये चीज़ पढ़ी होगी, एनपी प्रॉब्लम्स। तो खैर हम जो है उसमें भी अलग अलग टाइप्स आती हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले देखो, ये व्यू serializable जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम प्रैक्टिकली नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये एनपी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। और वो क्यों आता है किस तरीके से, कि अब देखें, सपोज हम कहते हैं हमने फाइंड करना है कि नॉन सीरियल स्केड्यूल अगर वो व्यू इक्विवेलेंट है किसी सीरियल स्केड्यूल के साथ, तो अब वो हमने देखना है। सपोज करते हैं हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन है स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास स्केड्यूल है, ठीक है, वो नॉन सीरियल स्केड्यूल है।
उसको हमने उसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन आती हैं, उस ट्रांजैक्शन के ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ट्रांजैक्शन 1 चलाओ, दूसरी उसके ऑपरेशन तीसरे, ये इस तरीके से ऑर्डर रखो, ठीक है। देखें T1 T2 T3, अब देखें मैं अगर ये कहूँ, देखें T1 T2 T3 T4 चल रहे हैं, मैं T2 को पहले रख दूँ, T1 को बाद में रख दूँ, ये भी ऑर्डर हो सकता है। T3 को पहले रख दूँ, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो ये कहता है जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उसका फैक्टोरियल बनाओ। 4 है तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा? 24, ठीक है। तो इस तरीके से 3 है तो 6 बनेगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं ट्रांजैक्शन के। ये स्केड्यूल 1 स्केड्यूल जो है, उस स्केड्यूल, ये स्केड्यूल 1 के हो, ये स्केड्यूल 2, ये देखें ट्रांजैक्शन, ये स्केड्यूल 1 में आपने ये ऑर्डर रखा, स्केड्यूल 2 में आपने ये रखा, 3 में ये रखा, 4 में ये रखा, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो जितनी ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे उतने आपके जो है वो मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं बढ़ते जाएंगे। और अब बात यहाँ पे एनपी कॉलम्स की क्यों आ रही है? क्योंकि अब क्या करेंगे आप क्या करोगे, नॉन सीरियल जो आपका स्केड्यूल था, ट्रांजैक्शन 1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन 3, उसको आपने इस हर के अगेंस्ट चेक करना है, ठीक है। आपका वो स्केड्यूल, गिवन स्केड्यूल है नॉन सीरियल, उसको आपने इसके साथ व्यू इक्विवेलेंसी चेक करनी है। अगर के वो बराबर है, व्यू इक्विवेलेंट है, तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। अगर नहीं है, पॉसिबल है कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये हो, सही है, इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट हो, तो आप कह सकते हो व्यू सब। अब यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज, हम 3 ट्रांजैक्शन है तो इतनी पॉसिबिलिटी हुई। फैक्टोरियल 4 ट्रांजैक्शन हो 4 फैक्टोरियल, 5 ट्रांजैक्शन हो 5, 1000 ट्रांजैक्शन हो, थाउजेंड्स जो है थाउजेंड्स का जो है आप कर लें। लेट्स से 1000 है तो 1000 का आप जो है वो फैक्टोरियल ले लें, तो कितना बड़ा नंबर बनेगा। तो उस हर थ्योरेटिकल तो ये आप जो है सही है, मगर जब आप इसको प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं, हजारों में, लाखों में। तो जब लाखों की बात आ जाए और उसके फैक्टोरियल बनाए 1 लाख का, कितना बनेगा? और उसके इतनी, मतलब 1 लाख हमारे पास ट्रांजैक्शन है और 1 लाख ट्रांजैक्शन के फैक्टोरियल बनाएंगे 1 लाख के, तो कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। और उन कॉम्बिनेशन को आप बनाओ, फिर उसमें से पता चले लास्ट वाला या बिल्कुल बीच वाला या कहीं मिड से थोड़ा आगे वाली कोई ऐसी ऑर्डर था जो कि व्यू इक्विवेलेंट हुआ, तो मुझे मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को देखने के लिए। तो ये वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता, ये इसको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो जिसको आपने देखना है, तो इसको एनपी में इसीलिए लेके जा रहे होते हैं। जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो तो उसकी इतने कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो वी नीड टू वेरीफाई ईच ऑर्डर, हर ऑर्डर के अगेंस्ट हमने उस स्केड्यूल को देखना है कि आया वो स्केड्यूल इस ऑर्डर के अगेंस्ट व्यू इक्विवेलेंट तो नहीं है। नहीं है तो दूसरे को चेक करो, नहीं तो तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, कोई भी इसमें से व्यू इक्विवेलेंट ना भी हो, सपोज नहीं भी हो सकता है ना, इसमें से कोई ऐसा भी हो, 3 ट्रांजेक्शन है, 6 हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इसमें से किसी के साथ भी व्यू इक्विवेलेंट ना हो, तो हम कहेंगे वो व्यू serializable नहीं है। मगर किसी एक के साथ भी, सपोज इसके साथ हो गया, हम करते आए और हमारा जो है लक बहुत खराब था, तो हम बिल्कुल लास्ट वाली जो है ऑर्डर को हमने देखा और वो व्यू इक्विवेलेंट निकला, तो इट मींस वो व्यू serializable है। तो हमने वेरीफाई करना है ईच ऑर्डर को, हर ऑर्डर को विथ नॉन स्केड्यूल, जो हमारे गिवन नॉन स्केड्यूल है उसके साथ। तो इफ इट इज इक्विवेलेंट विथ नॉन स्केड्यूल, इसमें से कोई एक जो है आपका जो है इक्विवेलेंट है नॉन स्केड्यूल के साथ जो गिवन है, देन नॉन स्केड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, वरना आप पूछ लीजिएगा जब मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूँ तो आप क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सपोज प्रॉब्लम है T1 T2 T3 T4, 4 ट्रांजैक्शन है। अब ये तो लंबी बात हो जाएगी, इसमें अगर हम इसके करें तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 24 बनेगा, तो फैक्टोरियल तो इतने जो है वो आपके जो है क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑर्डर्स बनेंगे, तो उनको देखना होगा। फिर उससे पहले हमारे पास मेथड 1 मेथड 2 भी तो है, उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा है वी नो इफ a schedule is conflict serializable, then हम surely कह सकते हैं वो view serializable है, ठीक है। अगर वो let's say whether the given schedule is conflict serializable or not, तो हमें ये देखना है अब, क्योंकि अगर व्यू conflict serializable
आपने ढूंढ लिया ये कॉन्फ्लिक्ट serializable है, तो आप कहेंगे वो व्यू serializable भी है। तो आपको इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सही। उस चीज को आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए ये बेहतर तरीका है, सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट serializable देखो। कॉन्फ्लिक्ट serializable देख लिया, अगर वो निकल गया तो बाई चांस वो मतलब जो है लकीली हम कहेंगे कि भाई वो व्यू serializable भी है, और हमें बाकी जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वो कॉन्फ्लिक्ट serializable है कि नहीं है। सबसे पहले लिस्ट करो ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। ये किसकी कंडीशन है? ये स्टेप 1 है किसका? कॉन्फ्लिक्ट serializable ढूंढने का, जो हम पहले करके आए, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट में हमने किया था, अब उसमें ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि आपको पता है किस तरीके से आए। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। उसको फिर हमने ये बना लिया हमने ग्राफ। अब ये ग्राफ बना, तो उसमें कहीं पे भी आप ढूंढेंगे ना, ये लिखा हुआ है, मैं बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है। इट मीन्स ये जो है गिवन स्केड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। और व्यू इसके सीरियलाइजेबल कहता है कि अगर वो स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। तो हमारा यहाँ पे काम बन गया। हमने इतने 24 कॉम्बिनेशन को व्यू इक्विवेलेंट देखते तो ये तो शाम हो जाती, ठीक है। तो उससे बेहतर ये हुआ कि हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देख लिया, हमें मिल गया, हमने खुशी से कह दिया बड़ा जो है 100% जो है श्योरिटी के साथ कि ये व्यू सीरियलाइजेबल भी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। प्रॉब्लम 2 की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम 2 कहता है ट्रांजेक्शन 3 है मेरे पास। ट्रांजेक्शन 3 को अब जो है उसके ऑपरेशन है। अब उसमें सबसे पहले आपने देखना है क्या वो कॉन्फ्लिक्ट serializable तो नहीं है। भाई उसके स्टेप्स हमने पता है हमें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम उसका जो कॉन्फ्लिक्ट serializable ढूंढेंगे, उसमें ऑल ऑपरेशन देखेंगे जो पेयर जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये बने हमारे पास। उस पढ़ने के बाद ड्रा कर दिया ग्राफ। अब उसमें देखते हैं कहीं पे ये साइकिल बन रहा है T1 से T2 3 की तरफ, फिर अब इसकी तरफ। तो यहाँ पे मसला है कि T1 पहले चले या T3 पहले चले। तो इसलिए ये तय है कि कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं। अब देख कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है तो व्यू serializable अभी भी हो सकता है, चांस है, मगर कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है। तो अब दूसरा मेथड हम ढूंढते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं बना। इससे हमें ये पता चला कि ये अभी भी डाउट में है, व्यू serializable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्लाइंड राइट ढूंढो। अब ब्लाइंड राइट कैसे ढूंढेंगे? आप यहाँ पे देखें कहीं राइट ऑपरेशन तो नहीं है, ये है, और ये ए डेटा भी रीड कर रहा है मगर पहले रीड कर चुका, तो ये ब्लाइंड राइट कभी नहीं कहलाएगा। इसके अंदर कोई राइट ही नहीं है। इसके अंदर राइट है जिसने रीड पहले कहीं किया ही नहीं है, ट्रांजेक्शन ने आते आते उसने आके राइट कर लिया डेटाबेस के अंदर, तो ये आपका ब्लाइंड राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमने ढूंढा नाउ। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो राइट है वो गिवन स्केड्यूल के अंदर ब्लाइंड राइट। देयरफॉर द गिवन स्केड्यूल मे और मे नॉट बी serializable। ब्लाइंड राइट होने के बाद भी हम नहीं तय कर सकते, हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि वो serializable है कि नहीं है। वो नॉन व्यू serializable भी हो सकता है, मतलब व्यू serializable ना हो। तो उसको चेक करने के लिए हमें तीसरा वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। मीन्स वो तीसरा वाला ऑप्शन क्या था? व्यू इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। 3 ट्रांजेक्शन है, कितनी बनेगी? 6। 4 ट्रांजेक्शन है, 24 मेरे ख्याल से बनेगी, फैक्चुअल 24 बनेगी। और इस तरीके से आपके इतने हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आपको उस नॉन सीरियल को व्यू इक्विवेलेंट देखना होगा। कहीं पे मिल गया, कहीं नहीं भी मिल सकता है, तो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उसमें हमने जो है सबसे पहले जो चीज़ देखी थी कि व्यू serializable, उसमें हमने सॉरी व्यू इक्विवेलेंट देखना है, तो उसके लिए वो सारे हमने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कौन से थे उसको मैं जो है वो करवा लेता हूँ। अब इसमें मैंने नहीं बनाया क्योंकि रिटर्न में थोड़ा सा यहाँ पे इशू होता है, अगर मार्कर वगैरह से चीज़ हो जाती तो थोड़ा सा वो हो जाता। खैर मैं वर्ड खोल लेता हूँ जिसमें आपको जो है क्लियर करता हूँ वो चीज़। इस ट्रांजैक्शंस के मतलब स्केड्यूल के। ठीक है, सही है, ठीक है। क्या क्या बनेंगे बताएं। सर T1, T2, T3। 2 और टी, ये बन गया। और दूसरा सर 1, 3, 2। 1 3 2।
थ्री सर 3-2-1 कोई भी रखते हैं। 3-2-1 हाँ सर। और और सर 3-1-2। 3-1-2 और बाकी दो 2-3-1। 2-3-1 2-1-3। 2-1-3 ठीक है, ठीक है, सही है, बेहतरीन। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, बाकी ये तो नहीं बन सकते 2-2-1-1-1 नो सर। 3-3-3, ये इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हम उसको नहीं रखते, वरना ये 9 बनते। खैर, अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे इस स्केड्यूल को उसके अगेंस्ट। तो ये बिल्कुल आपने सही बताया मलूक, मोहम्मद मलूक। अब मुझे आगे का बताएं कि अब मैं क्या करूं। सर अब चेक करेंगे ना इनके मतलब एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, मतलब किसी भी एक से अगर वो मैच कर रही है तो वो होगा। जैसे ठीक यहाँ है, पे पहले T1 एग्जीक्यूट हो रही है, सही फिर है। उसके बाद T2, फिर उसके बाद T3। तो अब इसका हम, तो हाँ जी जी, तो सर ये होगा, मतलब पहली कंडीशन ये हमारे पास ट्रू हो गई। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी। इसके सर लिए देखें, आपको ये देखना, अब 1-2-3 आप ट्रांजेक्शन 1 को रख रहे हैं, 2 को रख रहे हैं, 3 को रख रहे हैं, सही है, और अच्छा उसके सर, ये साथ सीरियल ही होने चाहिए, मतलब वन अगर कर रहे हैं तो हाँ पहला हाँ पूरा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, अब देखें, अच्छा अब हम इसकी बनाएंगे, इसका हम जो है बनाएंगे, एक मैं टेबल बना लेता हूँ, अब यहाँ पे टेबल ही बनाएंगे और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, एक सही दो है। तीन चार, अब हम बनाते हैं 3 कॉलम और 4 रोज, ठीक है, किसके लिए, अब मैं इसको बोर्ड कर लेता हूँ, अब इट मीन्स के हम इसके लिए बना रहे हैं, बल्कि मैं एक और भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अब इसमें लिखते हैं टी, पहले T1 आएगा, फिर T2, फिर T3, सही है। तो हम करते हैं यहाँ पे T1 के लिए, फिर हमारे पास, इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ, इसको हम जो है इसको भी सेंटर पे, इसको भी सेंटर पे। अब यहाँ पे T2, यहाँ पे T1 है, ऐसे ही है मतलब, और फिर T2 हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर T3 हम यहाँ पे आएंगे, इसको सीरियली रखना है हमने। अब कैसे बताएं मुझे, मैं यहाँ पे क्या करूँ। सर ये T1 को पहले R A राइट, मतलब रीड ए फिर राइट ए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन, ऐसा ही। एक मिनट में इसको सेंटर कर दूं, और यहाँ पे भी हम इसको सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपने कहा पहले RA करा, अब क्या करूँ। अरे आर सर इसी इसी का ही राइट है। राइट है, ये इस तरीके से, मतलब RA के बाद फिर वो राइट ए करेगा, ऐसा ही। यस सर, यस सर। अब मैं क्या करूँ, T2 के नेक्स्ट पे सर, इसके मतलब यहाँ पे, थर्ड रो पे, अभी फोर्थ रो पे। यस सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बेहतरीन बेहतरीन, ऐसा ही। RA। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन 2 का कोई और नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे टी, यस सर, इसके सॉरी, नेक्स्ट पे WA। ए। ये बात समझ आई बाकियों को, किसी को इसमें इससे प्रॉब्लम, नो ठीक है, प्रॉब्लम। नहीं समझ आई, समझ आई, से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही है। अब आपने क्या करना है, अब बात ये है, इसका एक और कॉम्बिनेशन बनाया, अब इसके साथ इसको चेक करना है, इस नॉन सीरियल स्केड्यूल को सीरियल स्केड्यूल के साथ व्यू इक्विवेलेंट चेक करना है कि ये वाला इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर ये नॉन स्केड्यूल इस सीरियल स्केड्यूल के साथ व्यू इक्विवेलेंट है, इट मींस ये वाला नॉन स्केड्यूल जो है, नॉन सीरियल स्केड्यूल, ये व्यू serializable है। अगर ये व्यू इक्विवेलेंट हो, आप देखें क्यों देखते हैं इसको, व्यू इक्विवेलेंट चेक करते हैं। अगर ये इसके साथ, इस सीरियल के साथ, ये ध्यान में रखिएगा, ये सीरियल है और ये नॉन सीरियल, ये नॉन सीरियल स्केड्यूल सीरियल स्केड्यूल के साथ व्यू इक्विवेलेंट है, तो हम इसको इसको कहेंगे व्यू सीरियलाइजेबल, क्योंकि ये सीरियल था, उसके साथ व्यू इक्विवेलेंट हुआ, तो तभी हमने इसको कहा व्यू सीरियलाइजेबल। अब व्यू सीरियलाइजेबल के लिए चेक करते हैं। अब इसके आगे जो है, हमने ये चीज हमने पॉसिबल जो है सारे बना दिए, उसमें से सबसे पहले इसको ट्राई कर रहे हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि अब हमने क्या करना है। अब मलुक ने दो जो है आंसर दे दिए, मुझे कोई और बता दे
कि अब हमने क्या करना है, अब क्या स्टेप होगा। अब हसीब हैंड रेज किया है, हसीब ने, हसीब हमें बताएंगे। जोया भी हैं, ठीक है, मैं जोया की तरफ भी आता हूँ। सबसे पहले हसीब जो है वो हमें बताएं कि भाई अब क्या करना है हमने। अच्छा, तो हसीब कह रहे हैं कि मैं, चलो मैं बच्चों को बता देता हूँ, आप जो है मुझे यहाँ पे बता दें, अगर जल्दी से बता सकते हैं तो। ठीक है हसीब, आप बताएं। और अच्छा, ये हसीब कह रहे हैं कि माइक खराब है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न में जो है वो बता रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं, आप जो है बताएं। हसीब टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले सर T1 को रखेंगे, देन T2 को, ठीक है, उसके बाद देन T2 को, T1, T3, T2। अगर एक बार लिख लेना पूरा तो समझ आ जाएगा, बाकियों को भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ऐसे फिर थोड़ा सा। ये पहले T1, T3, T2 और चेक करेंगे। अच्छा हसीब, यहाँ पे देखें, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले T1 को रखेंगे, देन T2, फिर T1, T3, T2, T1, T3, देखें और चेक करेंगे। देखें वो ये सारे हम चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। ये जो है ना, जिस तरीके से मलुक ने हमें बताया कि भाई इस तरीके से हम ये सारे ऑर्डर्स हैं, हर को हम चेक करना है। अब फिलहाल हमने इसके लिए टेबल बनाया है, सीरियल बनाया है इसके जो। अब हमने वो वाली 3 कंडीशंस को देखना है। अगर आपको याद हो तो मुझे बस ये बताएं, सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है। अगर नहीं पता है तो हम औरों से भी पूछ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तब तक आप लिख लें, जोया जो है वो हमें बताएंगी कि बेसिकली फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। सर इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने इक्विवेलेंट व्यू सीरियलाइजेबल बनाया है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। नहीं, वो हमने चेक कर लिया था, याद है आपको। वो मेथड थे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तभी मेथड 2 की तरफ गए। मेथड 2 भी सेटिस्फाई हो, हम अगर अब वहाँ पे हमें डाउट है, ब्लाइंड राइट है मगर डाउट है। अब हमने करना है व्यू इक्विवेलेंट चेक। व्यू इक्विवेलेंट के लिए सारे पॉसिबल वेज हैं। अब उसको एक मतलब वेज नहीं, मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डर है। इस ऑर्डर में चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये मोहम्मद मलूक ने ये बनाई टेबल, जो कि स्केड्यूल, सीरियल स्केड्यूल है। अब इसको इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट देखना है, ऐसा ही है। अब व्यू इक्विवेलेंट देखने के लिए 3 हमारे Yes, पास कंडीशन थी, मेथड नहीं थे, 3 कंडीशन थी। अब व्यू इक्विवेलेंट देख रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही थी। सर वो कंडीशंस सही से याद। किसी और को याद हो। मोहम्मद मलूक कह रहे हैं मुझे याद है। अब ठीक है, बताएं हर चीज। अगर मोहम्मद मलूक बताएंगे तो बाकी सर ऐसा तो पहले नहीं चले। ठीक है, बताएं बताएं बताएं। सर पहले हम वो पहला मेथड जो इनिशियल रीड वाला है वो चेक करेंगे। मतलब अगर एक स्केड्यूल में पहले T1 रीड कर रहा है तो दूसरे में भी T1 ही रीड करना चाहिए स्केड्यूल में, दूसरे ठीक है, स्केड्यूल में अब भी। मैं क्या करूं, ये नॉन स्केड्यूल इसमें चेक करूं। यस सर। इसके साथ इक्विवेलेंसी चेक करनी है ना, सर व्यू इसमें इक्विवेलेंट। इनिशियल रीड जो है वो पहले T1 कर रहा है। इवन ए, सबसे पहले ए डेटा। अब यहाँ पे डेटा कितनी है पहले ये देखो, सिर्फ ए डेटा है, बी डेटा, सी डेटा कुछ भी नहीं है ना। एक ही है। अब एक ही डेटा है, एक डेटा पे सबसे पहले T1 रीड कर रहा है। तो आपको सीरियल स्केड्यूल के अंदर देखना है कि वहां पर सबसे पहला ए डेटा कौन रीड कर रहा है। भाई सबसे पहले T1 कर रहा है, ये बिल्कुल सही हो गया, ऐसे ही हुआ। सर
अब अगर यहाँ पे बी डेटा होती तो बी के लिए हम चेक करते, मगर यहाँ बी डेटा है ही नहीं, तो हमने सबसे पहले वाली कंडीशन चेक कर ली। दूसरी कंडीशन क्या है वो कौन बताएगा? मलूक ने 3 आंसर दिए हैं, बाकी कहाँ हैं? मुझे लगता है मोहम्मद मलूक और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा। हंसी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जो है असल में रिटर्न में शायद वो नहीं समझा पा रहे हैं। संजना को पहले हमने मौका दिया था, उसको फिर देंगे। हसीब से पूछ लिया हमने। जवेरिया, जवेरिया जी बोले। प्लीज अगर मुझे अगर बताना चाहें तो वैसे बताएं, रिटर्न में बात समझ नहीं आएगी। असल में ये चैट फिर बाकियों को भी कोई स्क्रीन शेयर नहीं है, वही बाकी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं पता नहीं। तो मुझे सॉरी जवेरिया या आयशा में से दोनों में से कोई बता दे कि अब मैं कौन सी क्या करूं, दूसरी कंडीशन क्या है। प्लीज बाकी म्यूट कर दें माइक। आयशा, जवेरिया, क्या हो गया? रिटर्न में दे रहे हैं सर, माइक इशू है। और आयशा, व्हाट अबाउट आयशा? अपनी क्लास है, शर्माने की बात नहीं है। हर कोई जो है पार्टिसिपेट करे, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अगर माइक इशू है तो वो खैर है, दूसरी बात है, मगर सर नेट प्रॉब्लम की वजह से माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब रिटर्न में समझ बात नहीं आएगी, अगर हमें आएगी तो बाकियों को नहीं आएगी। ठीक है, सही है, किसी और से हम पूछ लेते हैं। भाई और कोई बताना चाहे इन 3-4 के अलावा? मुझे लगता है जबरदस्ती पूछना पड़ेगा। इरफान अली, इरफान अली, मैं लिख रहा हूँ बेटा नाम, देख लो आप। लीनियंसी का फायदा ना लें काइंडली। देखें हम बात कर रहे होते हैं, बस चल रहा होता है, जिसने क्यूरीज पूछी वो ठीक है। हमें भी थोड़ा मौका मिले पूछने का ना, हम भी आपसे पूछें, पता चले पढ़ भी रहे हैं, नहीं समझ आ रहा पता नहीं, या बस सेशन ज्वाइन करने के बाद चले जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इरफान अली है ही नहीं जनाब। ठीक है, करिश्मा, करिश्मा वो भी नहीं है, नॉट फाउंड। ये हालत देखे ना बच्चों की, मतलब पता नहीं कहाँ है। सफदर, सफदर हुसैन। यस सर। जी आप सफदर, आप बताएं मुझे सर कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सर दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारी ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन 1 हमारी लास्ट में हो रही है, चल रही है, तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद हमारी वो दूसरी लास्ट में चलनी चाहिए। नहीं मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई बात। अगर ट्रांजैक्शन 1, ठीक है सर, अगर ट्रांजैक्शन जिस तरह से हमारी पहली कंडीशन थी कि अगर एक ट्रांजैक्शन 1 चली है, ए ठीक है सर राइट था, तो दूसरी में भी राइट ही होनी चाहिए और तीसरे में भी राइट ही होनी चाहिए। इस तरह से ट्रांजैक्शन 1 की बात करें, लास्ट में अगर सर वो राइट कर रहा है तो दूसरा भी राइट करे और तीसरा भी राइट करे। लास्ट में जो मतलब जो पहले ने किया है वही जो है ना दूसरा भी करेगा और थर्ड ट्रांजैक्शन भी करेगा। वो आप कंडीशन तीसरी बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि जो सबसे लास्ट जिस स्केड्यूल के अंदर, सपोज हमारे पास ये स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल के अंदर जो सबसे ट्रांजैक्शन लास्ट में उस डेटा पे राइट कर रही है, वही ट्रांजैक्शन इस वाले स्केड्यूल में भी लास्ट में राइट कर रही है। चलो उसको वेरीफाई करते हैं। आपकी बात यही बात कह रहे थे ना आप? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें मुझे बताएं। चलो आप वो पॉइंट कंप्लीट कर लें यहाँ पे बता के।
कि कौन सी मैं ट्रांजैक्शन वो उठाऊं जो कि लास्ट में राइट कर रही है, और उसमें भी ढूंढूं कि वो लास्ट में है नहीं है। सर अभी सर अगर हम ट्रांजैक्शन ए में देखें तो सर राइट हो रहा है लास्ट में। ये ट्रांजैक्शन ए नहीं, ट्रांजैक्शन 1 का है इसको, ये ट्रांजैक्शन 1 में बिल्कुल राइट हो रहा है। अब क्या करें? ये सर हमें फिर 2 में देखना है कि सेकंड में भी जो राइट हो, ट्रांजैक्शन 2 में भी राइट ए होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे है नहीं तो सर सही है। देखें कंडीशन ये मैं कह रहा हूँ, सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन जो राइट कर रही है स्केड्यूल 1 में उस डेटा पे, सपोज यहाँ पे डेटा एक है, दो होती तो दोनों के लिए देखते, अभी एक ए डेटा है सिर्फ, तो सबसे लास्ट कौन यस राइट कर सर। रहा है? T1 कर रहा है इस यस स्केड्यूल सर के T1। अंदर उस यस डेटा पे, सर। सही है। अब हम यस देखेंगे सर। इस सीरियल स्केड्यूल के अंदर के कौन सी ट्रांजैक्शन सबसे लास्ट ए को राइट कर रही है। इसको देखें, जहाँ पे देखें राइट हो रही है ट्रांजैक्शन 3, यस सर लास्ट में। यस सर और यहाँ पे ट्रांजैक्शन 3 राइट हुई है। ट्रांजैक्शन 1 हो रही है ऐसे। यस सर ऐसे ही है। तो ये तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, होल्ड ही नहीं हुई, ऐसा ही हुआ। यस सर ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता, इस स्केड्यूल के अंदर भी ट्रांजैक्शन 1 ही लास्ट में राइट कर रही होती, तो फिर ये होता। अब ये बेकार गया, मतलब इसका तो हमें फायदा ही नहीं, इसको हटा दो। अब हम ट्रांजैक्शन इस सीरीज के लिए देखेंगे। अब उसकी तीसरी कंडीशन चेक क्यों करें, मतलब वो तो तीसरी थी, उसमें से कोई भी आप चेक करें, वन जैसे भी आपको आसान लगे। और तीसरी होती है कि जो रीड कर रही है ट्रांजैक्शन, वो किसी और की राइट कही हुई ट्रांजैक्शन जिस ऑर्डर में रीड कर रही है, ट्रांजैक्शन 1 ने लेट सपोज इसने कोई राइट करी और इसने रीड करी, तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि इसने पहले राइट किया हो फिर इसने रीड किया हो, मगर उसको देखने नहीं आया कि उसने कंडीशन सेटिस्फाई करी नहीं। अब आते हैं हम इसकी तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया। अब इसमें इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो हम दूसरी कॉम्बिनेशन के लिए इसको बनाएंगे। अब ये बनाना है मैंने, मुझे कौन बताएगा ये किस तरीके से मैं बनाऊं? ये कौन बात कर रहा है? सर जवेरिया। जवेरिया। अब क्या करना है मैंने? T1 में क्या लिखूं मैं ऊपर वाले को देख के? सर रीड करेंगे पहले। ये ऑर्डर ठीक है? नहीं सर ये ऑर्डर ठीक नहीं है, इसमें पहले T1 T3 एंड देन T2 आएगा। T3 फिर T2 आएगा, ठीक है बेहतरीन। अब बताएं मैं क्या करूं? सर अब रीड वाली पहले हम चेक करेंगे कि ऊपर ओरिजिनल में, और पहले सर सीरियलाइज हम इसको लिखेंगे। हाँ लिखेंगे बिल्कुल। क्या करूं मैं? ए करेंगे, ठीक है, फिर देन राइट ए, क्योंकि कहाँ पहले पे? सर इसको यहाँ पे? इसके नीचे नहीं सर, यहाँ पे यस सर, या यहाँ पे? सर इसके नीचे। ठीक है, सही है, सही है। उसके बाद सर अब फोर्थ रो में हम राइट ए लिखेंगे क्योंकि वो T3 की ट्रांजैक्शन आ रही है। राइट है लिखेंगे, बेहतरीन, सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद और T2 उसके नीचे लिखेंगे रीड ए। यहाँ पे? नहीं सर T2 के उसके अंदर कॉलम के ठीक है, अंदर। सही है, बेहतरीन, सही है। बाकी मुत्तफिक हैं इस बात से कि ये बिल्कुल सही है? यस सर। सही है। ठीक है, सही है। जवेरिया ने हमें आंसर दिया। मैं लिख रहा हूँ नाम सबके। अब देखें, ये 3 वीक तो मैं ऐसे करूँगा तो पता भी चले ना थोड़ा हमें भी। खैर सर अगर आप ये हर तो तरह टाइम ले तो कंज्यूमिंग अच्छा हो रहा होगा है सर, हमारा। ये इतना सॉरी। सर ये सर टाइम अगर इतना लग रहा है इसमें तो। हाँ ये है थोड़ा, देखें यहाँ तो फिर मैं बोलता जाऊँ फिर तो कोई, देखें आप खुद देख रहे हो, हसीब आंसर दे रहा है, जवेरिया दे रहा है, आप दे रही हैं, अवसर आप दे रहे हैं, उसके अलावा 1-2 और बच्चे दे रहे हैं जिनके मैंने नाम सफदर हो गया, उनसे पूछा हमने, बख्तियार, मदन लाल, इन्होंने, ये बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए। टाइम तो ज़्यादा, मेरा भी टाइम लग रहा है देखें। तो थोड़ा सा बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मुझे वो नहीं है कि मैं बाकी हैं ही 2 हमारे पास, 2-3 वीक बचे हैं, एक ये वीक है, आगे 2 वीक है। तो खैर बात तो सिर्फ समझ आए, ये नहीं है कि मैं बैठ के आपको तंग करूँ, ये सही है ना। आपको भी टाइम देना होगा कहीं और, हमें भी है और भी काम है, मगर बात है कि पर्पज ये है कि थोड़ा सा समझ आ जाए, हजम हो जाए बात। अब सबसे पहले मुझे बस कोई एक बंदा पूरा कंप्लीट करवाइए। चलो अभी ये वाला है, इसके अगेंस्ट
अब हमें नहीं पता, देखिए हम लास्ट तक नहीं जाते, सबके लिए नहीं फाइंड कर रहे, कोई ना कोई अगर हो भी सकता है इसमें कोई इक्विवेलेंट, शायद ना भी हो, ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा सबके अगेंस्ट। इसकी हम देख लेते हैं, बाकी मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, इसको आप खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। सर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे सर जी जी, क्योंकि सर जो ट्रांजैक्शन 1 का राइट है वो लास्ट में ऊपर ओरिजिनल में ख़त्म हो रहा है, थर्ड वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई इसमें नहीं हो रही कि ट्रांजैक्शन 1 जो है लास्ट में यहाँ पे सबसे राइट कर रही है, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे लास्ट में नहीं कर रही, तीसरी में हो रही है, बिल्कुल ये होल्ड नहीं कर रही। अब हमने फिर तीसरा देखना होगा, कहें तो देख लें, वरना अगर बात समझ आ गई है तो हम इसको यहाँ पे ख़त्म करें। आप पर है, देख लें, ठीक है। अब इसको हम ये भी नहीं हुआ सपोज, तो हम ये 3 इस पे आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम जो है इसको कोई होगा ही नहीं बस अभी सेटिस्फाई। अब ऐसे दुक्के पे हम कहेंगे तो फिर काम ही नहीं बनेगा, बाकी वो समझ भी तो आए, मसला ये बात है ना, क्योंकि यहाँ पे R1 रीड कर रहा है पहले इनिशियल, तो अभी कोई चांस ही नहीं है कि R1 रीड करे पहले दूसरे, मतलब इसको R1 सबसे पहले रीड कर रहा है, ठीक है। ये बाकी उसमें जो नॉन सीरियल है, हाँ, तो उसमें सर R1 पहले रीड कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। अभी 2 कमीशन हमें चेक किए जिसमें पहले हम T1 एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो अभी दूसरे जो कमीशन है उसमें T1 तो पहले होगा ही नहीं। नहीं, तो ये कभी नहीं, सुने मालूम, यहाँ पे सुने बात, आप यहाँ पे गलत है ना। अब देखें इस तरीके से थोड़ी, अब ये सीरियल हमने बनाया तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ी ये कहेंगे कि T3 पहले चल रहा है। अब इस ऑर्डर में ये जो इसके अगेंस्ट है, इसमें आप देखें सबसे पहले ट्रांजैक्शन 1 चल रही है, यस सर, ठीक है। आप इस ऑर्डर को ना देखें, आप अब ये देखें उसमें ऑपरेशन सबसे पहले कौन सा चला। ये टाइम स्लॉट है, सपोज इस टाइम स्लॉट में T3 का कुछ चला ही नहीं, T2 का भी नहीं चला, सबसे पहले T1 का चल रहा है, समझ आई बात, सही है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट हम तुक्का लगाएं, ये करें, कोई ट्रिक अगर आपको आ गई हो तो वो दूसरी बात है, मगर ये सबसे पहले ये चलेगी और फिर चलेगा। आप सबसे पहले देखेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन सबसे पहले ए डेटा रीड कर रही है, भाई T1 कर रही है, तो यहाँ पे T1 कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारे पास T1 कर रही है, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि बल्कि वो वाली बात कर लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं सबसे। लास्ट राइट यहाँ पे T1 के अंदर है, यहाँ पे लास्ट राइट जो है वो T3 के अंदर, ऐसा ही है, तो ये भी नहीं हो, ऐसा ही है। सेकंड कंडीशन ये कहती है, देखें कहती है कि अगर अब यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन है नहीं है, लेट्स सपोज हाँ ये T2 रीड कर रही है डेटा, बल्कि उसमें ये है कि अब अगर सपोज यहाँ पे या यहाँ पे राइट होता, ठीक है, वो कहती है कि अगर ट्रांजैक्शन 1 ने राइट की है, चीज अपडेट करिए डेटा, लेट्स सपोज राइट ऑपरेशन है, तो T2 जो है वो जिस यहाँ पे रीड कर रहा है, सपोज यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट था, यहाँ पे रीड था, तो T1 ने राइट किया, T2 ने रीड किया। यहाँ पे भी ऐसा ही ऑर्डर होना चाहिए कि T1 पहले अपडेट कर रही हो डेटा को, फिर ही T2 रीड कर रही हो। तीसरी कंडीशन ये है, ये बात समझ आ रही है, समझ आई बात? यहाँ पे है नहीं ऐसा ऑपरेशन, सही है। तो अगर नहीं है तो मतलब वो कंडीशन वैसे ही ट्रू हो रही है, तो खैर अब ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद हम जो है T3, सर जी सर जी सर, ये जो आपने अभी सीक्वेंस बनाया T3, T2 और T1, सर इसमें तो फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती कि T1 लास्ट में राइट करे, अगर हम T1 को हमेशा रीड और राइट साथ में रख रहे हैं तो। हाँ, तो कभी नहीं बनेगी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे ये तो ऐसे ही है ना, फलूक भी आई थिंक यही कहना चाह रहा था। जी फायदा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर वही सेम बन रहा है जो हमने पहले उसमें बनाया था, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो वैसे ही हो रही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या सर इसका बिल्कुल, तो मतलब ये है कि हमने वो चेंज किया है बस उसका। यस सर,
सही है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, वो सीरियल में करके ला रहे हैं, मतलब ये टी इस तरीके से हम चलाएं तो उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, मतलब कहीं पे हमें नहीं पता चल रहा। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे तो इसमें भी ट्रांजेक्शन जो है वो 3 लास्ट में कर रही होगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन 3 जो है लास्ट में नहीं कर रही, ट्रांजेक्शन 1 कर रही है, राइट। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे चीज़ होल्ड नहीं कर रही, इसके साथ व्यू इक्विवेलेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम सबके साथ हम चेक करते जाएंगे इतने कॉम्बिनेशन के साथ। अगर 4 ट्रांजेक्शन होती 24 कॉम्बिनेशन बनते और भी, है ना, और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हर किसी के साथ आपको चेक करना होता। फिर आप, अच्छा ये एग्जांपल ऐसी है जिसमें राइट 1 लास्ट में आ रहा है, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पता चल रहा है कि नहीं हो सकेगा। मगर जहाँ पे इस तरीके से कंडीशन नहीं आती है, आगे और भी डेटा हो, बी डेटा हो, तो बी के अगेंस्ट भी चेक करना होगा। जो ए के लिए अगेंस्ट चेक किया था तीनों कंडीशन, वो बी के लिए भी आपने चेक करना होगा। ठीक है, सी के लिए हो तो सी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ बी डेटा होता है तो एक बार ए के लिए डेटा आपने वो कंडीशन चेक करी, बी के लिए भी वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सी डेटा हो सी के लिए भी। तो देखें वो सारे कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद रीड बी डेटा था या रीड ए डेटा था कहीं और जगह पे भी, तो इस तरीके से वो सारी कंडीशन, या लेट सपोज कहीं पे और भी राइट हो सकता है। सही है, तो इस तरीके से जब वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स आपका स्केड्यूल होगा तो उसमें इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आप ट्राई करिएगा 2 ट्रांजैक्शन पे, फिर 3 पे, जिसमें 2-3 बस ऑपरेशंस हों, तो वो आप इतना लंबा इसको आप नहीं खींचेंगे, वो आपको जो है पहले में फुर्सत में जो है वो आपको आंसर दे देगा, पता चल जाएगा अगर कि वो व्यू से रिलायबल होगा। ठीक है, बाकी मैंने लिंक शेयर करी थी कुछ 2 हफ्ते पहले ना, उसको पढ़ लीजिएगा। ये तकरीबन एग्जांपल्स मैंने वहाँ से उठाई हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर बाकी एग्जांपल्स आप देखना चाहो तो ये भी एग्जांपल वहाँ पे पड़ी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। वो अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा और तरीके से उसको हल करने की कोशिश की है, मगर पर्पस वही अचीव हो रहा है। डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी डिपेंडेंसी एक किस्म की, मगर उन्होंने थोड़ा सा ये कह सकते हैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे शायद बताया हो इस जगह पे ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन क्रिएट करें, मगर ये इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप के समझ आई होगी बात आपको कि किस तरीके से व्यू serializable को देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट serializable को देखते हैं। यस सर। मैं देखें बस एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, जस्ट देख लें। सबसे पहले तो ये आपके पास है, ये तो आपको पता है। ठीक है, हम इसको करते हैं कि इसको मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूँ। अब स्क्रीन आ रही है वो वाली वर्ड वाली? नहीं सही आ रही है? अभी तो सर वो पीडीएफ फाइल आ रही है मैनुअल। एक मिनट में करता हूँ, अब आ रही होगी। हाँ सर अब आ रही है। अब हम ये करते हैं यहाँ पे सेट करते हैं, कुछ और नहीं करते, हम कहते हैं सेट और कंट्री नेम, बल्कि कंट्री सिर्फ रख देते हैं ताकि थोड़ी सी और आसानी हो। कंट्री नेम और इज इक्वल टू करते हैं यूके। यहाँ तक ठीक है, हमने ये फन बना दिया। अब हमने रखा इन रखा, हमने इसको यूएसए पास किया। सपोज यहाँ पे एक प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर, और मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस जैसे ये लिख रहा हूँ COUNT, और हमने इसकी जो है टाइप जो भी रखी हो varchar जो भी है, सही है। डिफॉल्ट अगर हमने रखा हो तो डिफॉल्ट भी हम वो दे देंगे वैल्यूज, नहीं है तो आप छोड़ दें। अब सपोज हमने ये कंट्री जो कर लिया, उसको हमने सेट करना है। सेट, ये कंट्री है ना, काउंट समझ लें कि बस ये कंट्री काउंट मैंने लिखा है। सेट इज इक्वल टू मैंने किया लेट सपोज यूएसए, ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ पास। यहाँ तक ठीक है? अब सही है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये किया, ये एज ए इन तौर पर यूज कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन है, ये कोई और प्रोग्राम है। मैं लिखता हूँ अदर प्रोग्राम, ऐसे कमेंट हम इस तरीके से नहीं लिखते, मैं जस्ट इस तरीके से कमेंट करते हैं अदर प्रोग्राम। अभी ये पता नहीं क्या कर दिया इसमें, अदर प्रोग्राम, और उसके अंदर जो है वो क्लाइंट कह सकते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम, जो कि इसको कॉल कर रहे हैं मेथड। जब आपने इन रखा, पता है क्या करेगा, इसने इन अंदर दे दिया, अंदर जाके उसने यूएसए को यूके कर लिया, मगर ये सिर्फ उसके अंदर। अब अगर आप इस काउंट को यहाँ पे
देखो ना इसकी वैल्यू, तो अभी भी यूएसए होगी, यूके नहीं होगी, क्योंकि आपने वो यूएसए एज ए पैरामीटर आर्ग्यूमेंट तौर पर उसको पास किया था। ये इनकी कहानी। अगर मैं इसको आउट कर दूं तो क्या होगा, फिर आपको ये इस तरीके से सेशन वेरिएबल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेगा आपका, लेट सपोज आपने यहाँ पे उसको किया यूएसए, यहाँ पे अंदर आया, इसने जो है अंदर जाके यूके कर लिया। यहाँ पे आप अच्छा ये सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने ये करा काउंट, और ये वो आउट है, ये अब ये वैल्यू अंदर नहीं जाएगी, यूएसए वाली वैल्यू अंदर नहीं जाएगी क्योंकि आपने उसको आउट रखा है। ये अंदर जाके उसने वैल्यू देखी नहीं, बस उसने यूके कर दिया। अब क्या होगा कि जो बाहर की आपकी वैल्यू है वो आपकी यूके हो जाएगी। ये काउंट आप देखेंगे तो वो यूके होगा। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में इन में यूके नहीं हुआ था, इनमें जस्ट आपने यूएसए पास किया। अब आउट वाले में यूएसए अंदर जा ही नहीं रहा। लेट सपोज आपने यूं किया इन आउट, अब क्या होगा, अब ये आपने पास किया, ये यूएसए को अंदर मिल जाएगा, अंदर जाएगा, यूएसए उसको मिल गया, और यूएसए को हमने क्या कर दिया, लेट सपोज ये कंट्री में वो यूएसए आ गया, मगर इसने आके यूके कर दिया उसको। बाहर आके देखेंगे तो ये काउंट आपका क्या होगा, यूके होगा। अब बात समझ आई? इन आउट में एज ए आर्ग्यूमेंट वैल्यू लेगा भी सही, वापस देगा भी सही, मतलब बाहर कॉलिंग प्रोग्राम की उस वेरिएबल में अपडेट कर देगा। मगर जब इन रखेंगे तो वो कभी अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एज ए डेटा पास करने के लिए। अगर आउट है तो वो कभी वैल्यू लेगा नहीं, मगर देगा आपको, मगर वो प्रोग्राम क्या है उस वेरिएबल को वैल्यू को सेट कर देगा। आई होप के समझ आई होगी। सर क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो हम पास कर रहे हैं पैरामीटर काउंट, मतलब तो इसमें सर हम क्यूरी लिख सकते हैं, क्यूरी के थ्रू कोई पास करें अगर? पैरामीटर पास करते हैं हम यहाँ पर, क्यूरी मतलब कैसे, मुझे बताएं। सर जैसे ये काउंट हमने पास किया है ना सेशन पैरामीटर, तो अगर हम कोई वैल्यू क्यूरी के थ्रू पास करना चाहें कि भाई मुझे जिसकी ये आईडी है उसका नाम अगर पास हो जाए, तो ऐसे हम कर सकते हैं? देखें यहाँ पर एक बात, यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, ट्राई नहीं किया, मगर देखें मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पैरामीटर दे रहे हो कंट्री, और वो इन आउट है या सपोज इन है, तो वहाँ पे आप क्यूरी लिख रहे हो, तो वो अलाउ करेगा नहीं करेगा वैसे। क्योंकि क्यूरी से भी तो हम वो वैल्यू एक टाइप मतलब की ला रिट्रीव कर रहे सकते हैं ना, हैं, तो हाँ वो टाइप ला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर लॉजिकली देखें इस हिसाब से, ये हमें कंट्री की Yes, sir. वर्चार दे रहा है ना, अगर हम उसको रिटर्न ही वर्चार कर रहे हैं और यहाँ पे क्यूरी हमने चला दी। वैसे ट्राई नहीं किया, मालूम मैंने ट्राई नहीं किया, मगर मैं श्योर नहीं हूँ, मगर लॉजिकली उस हिसाब से ये चलना चाहिए। सिंटैक्स अगर हमने सही लिखा, Yes, अगर अगर अलाउ करेगा हमें डेटाबेस सिस्टम, तो वो चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर। ट्राई कर लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है जी, और कोई हो? सर बस क्लियर है? यस सर। बस काइंडली बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग अगर जो है ये जिन जिन चीज़ों के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा उस पर फोकस कर लें डेटाबेस के अंदर, तो बड़ा फ़ायदा होगा। लिटरली वरना परेशानी होगी। थोड़ा सा आप अपना ख्याल करें, खाम खा अपना टाइम वेस्ट करें तो वो अच्छी बात नहीं। हमने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। अब जब हम पढ़ना चाह रहे होते हैं तो चीज़ें देख रहे होते हैं, जब देखें फिर बाद में जब पैसे कमाने शुरू करें बाकी चीज़ों में लग गए तो फिर आपकी जो है स्टडी बहुत रुक जाएगी। तो मैं अभी से कह रहा हूँ, अभी थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो जल्दी से जॉब भी मिल जाएगी, आसानी भी हो जाएगी, दोबारा से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना बड़े मसले आते हैं इस लाइफ में। इस टाइम पे जो ये चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब समझने की बात ये है कि पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, रियलिटी नहीं समझ आती, करना चाहिए नहीं।